प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। 24 घंटे में अगर बात करें तो 1977 नए केस सामने आए हैं। 70 लोगों की जान गई है। 6,845 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। और इंदौर से सबसे अधिक 577 मरीज सामने आए। वहीं भोपाल में 409 मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 51 मरीज मिले। जबलपुर में 99 और उज्जैन में 48 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। रतलाम में 48 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 38,327 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। 24 घंटे में 1,977 केस सामने आए हैं। इंदौर में 577 मरीज मिले। वहीं भोपाल में 409 मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में 99 मरीज मिले। वहीं उज्जैन में 48 और रतलाम में 48 नए मरीज मिले हैं। मैं आपको बता दें 6,845 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर और भोपाल में फिलहाल आंकड़े चिंताजनक हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। 577 मरीज इंदौर से सामने आए हैं। भोपाल से 409 मरीज सामने आए। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में अनलॉक को लेकर स्थिति साफ कर दी है। 31 मई को इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 30 मई को हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद 31 मई को प्रदेश स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद अनलॉक से जुड़ी गाइडलाइन जारी की जाएगी। 50% क्षमता के साथ दफ्तर खोले जा सकते हैं। निर्माण कार्य और सर्विस सेक्टर को भी अनुमति दी जा सकती है। वहीं शादी समारोह में 20-20 लोगों को परमिशन मिल सकती है। राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। तो मॉल, सिनेमाघर, बाजार, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रह सकते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी 4 दिन से आंदोलन कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आश्वासन से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। तो अब कल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर लौटेंगे। बता दें, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 15 दिनों के लिए अपनी हड़ताल खत्म की है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी फिर से हड़ताल करेंगे। कोरोना महामारी में यहां दुनिया भर में नौकरियां जा रही हैं। देश के कई प्रदेश भी आर्थिक महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। ये अलग बात है कि इस दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पैर उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मिलके हम संकल्प करें, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। अगर यह संकल्प सबने कर लिया, मैं अनुशासन का पालन करूंगा, मैं नियमों को मानूंगा, तो अपना प्रदेश कोरोना से मुक्त ही रहेगा। कोई लहरम नहीं आने देंगे। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद अब प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ये शिवराज सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि जिस तेजी से संक्रमण फैला, उसी तेजी से सरकार उसे रोकने में कामयाब हो रही है। ये जनता के साथ सरकार और पूरी टीम के लिए राहत की बात है, और मुखिया के लिए ज्यादा, क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई में खुद को झोंक रखा है। कोरोना से जंग में प्रदर्शन के मामले में देखें तो सीएम शिवराज महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल पर बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पिछले साल शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कोरोना से जंग के लिए बाहें चढ़ा ली थी, और 3-4 महीने की कोशिशों के बाद कोरोना से राहत दिलाने में सफल रहे। दूसरी लहर में भी वे फ्रंट पर आए और अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को लेकर ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति तक का मोर्चा संभाला, जिसका नतीजा रहा कि कोरोना केस कम हो गए हैं। उम्मीद है कि तीसरी लहर को शुरू में ही दबोच लिया जाएगा। लगातार पूरा प्रदेश सुधार की ओर है। संक्रमण की दर हमारी 2.84% पूरे प्रदेश में रह गई है, जबकि रिकवरी रेट अगर आप देखेंगे तो 94% रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के मरीजों की हो गई है।
निश्चित रूप से 1 जून से राहत मिलने की संभावना है। जैसा महामारी में जीवन सुरक्षित करने के साथ नौकरी बचाने और रोजगार देने में भी शिवराज सरकार आगे रही है, वो भी तब जब एक तरफ पूरा देश आर्थिक महामारी से जूझ रहा है, बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं मध्य प्रदेश रोजगार देने में देश में दूसरे नंबर पर रहा है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनेटरी इकोनॉमी के आंकड़ों में MP में बेरोजगारी दर 1.4% रिकॉर्ड की गई है। निश्चित तौर पर जो योजनाएं सरकार की हैं, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड खासकर इस क्लास के लिए जिस प्रकार से तमाम प्रकार की अनुदान आधारित योजनाएं चलाई हैं, उसका लाभ सामने दिखाई पड़ रहा है। छोटे लघु एवं सीमांत किसानों की खाते में भी पैसा डालने का असर कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोजगार को पैदा करता है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी करता है, जिससे गांव में कस्बों में भी रोजगार की तादाद बढ़ती है। आप आसपास देखें तो हर तरफ बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर। पूरी कांग्रेस पूछना चाहती है, पिछले 1 साल में जब तालाबंदी का दौर गुजरा, ऐसी तालाबंदी के दौर में जहां लोगों के रोजगार खत्म हो गए, छिन गए, संस्थाएं बंद हो गईं, जहां काम नहीं हुआ, ऐसे हालात के अंदर मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर कम हो जाए, ये समझ से पर है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्रयास किए गए थे जिससे बेरोजगारी की दर कम हुई, जिससे बेरोजगार लोगों की संख्या कम हुई। आंकड़ों पर सियासत हमेशा से होती रही है, चाहे सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन मध्य प्रदेश में संक्रमण दर जिस तेजी से बढ़ी उसी तेजी से ढलान पर भी पहुंच गई। इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। नुकसान पर विपक्ष का अपना नजरिया हो सकता है, पर संकट के हालात में हर सरकार का धर्म नुकसान के आकलन से ज्यादा नुकसान होने से रोकने पर ज्यादा होता है। CMIE की रिपोर्ट यही बताती है कि सरकार महामारी में रोजगार देने में सफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा और उसके बेटे से 4.5 घंटे पूछताछ की है। आमने सामने बिठाकर की गई इस पूछताछ के दौरान मोखा ने नकली इंजेक्शन नष्ट करने की बात कबूली है। मोखा ने बताया कि गुजरात में फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद उसने इंजेक्शन तोड़ दिए थे। फिलहाल पुलिस मोखा के बयानों को क्रॉस चेक करने के लिए देवेश को 1 दिन की रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। उधर पुलिस को जांच में मोखा के पास अकूत संपत्ति मिली है। सिर्फ शहर में ही मोखा के नाम से 2 लाख वर्ग फुट जमीन मिली है। आयकर विभाग को SIT ने इसकी सूचना दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब क्रीम फंगस का मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक प्रदेश का ये पहला ऐसा मामला है जहां ब्लैक फंगस के साथ क्रीम फंगस का संक्रमण पाया गया। पीड़ित मरीज का इलाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग में चल रहा है। जिले में फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या का शतक लग चुका है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में 106 मरीजों का इलाज जारी है, जिनमें से 39 मरीजों को ऑपरेट किया गया है। इन्हीं मरीजों में से एक मरीज में क्रीम फंगस की पुष्टि हुई। फंगस का वास्तव में पहचान जो की जाती है वो पहचान की जाती है कि जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज हैं उसमें इनका कल्चर होता है। जब कल्चर के बाद इनकी कॉलोनीज ग्रो होती हैं तो कॉलोनीज के अलग अलग कलर्स होते हैं। तो अभी जो रिसेंटली पता लगा है कि मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा मरीज आया है जिसको ब्लैक फंगस के संक्रमण के साथ साथ क्रीम फंगस का भी संक्रमण देखा गया है। वहाँ के ENT विभाग के प्रोफेसर्स ने बताया है। शाजापुर ADM के थप्पड़ कांड पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। शाजापुर पहुंचे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को किसी की बेइज्जती करने का हक और अधिकार नहीं है। अगर कोई दुकानदार नियम का उल्लंघन करता है तो चालान बनाएं, दुकान सील कर दें। उन्होंने कहा ये जनता कर्फ्यू है जो जनता ने लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाए कि अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है और यही लोग सरकार की बात नहीं सुनते, जिससे ऐसी स्थिति बनती है। अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर कुणाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जिक्र भी किया। कोई भी अधिकारी को किसी की बेइज्जती करने का हक और अधिकार कोई नहीं देता है। हर व्यक्ति का अपना मान सम्मान है। गलती करे तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चालानी कार्रवाई, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोगों ने लॉकडाउन नहीं लगाया है, ये जनता कर्फ्यू के नाम से लगाया है। जनता कर्फ्यू जो जनता के माध्यम से लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये जिस तरीके से चाटा मारने की स्थिति और जिस प्रकार से भयानक रूप से लोगों को प्रताड़ित करने की स्थिति है, स्पष्ट है नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है।
खंडवा में चेकिंग के दौरान एक महिला ने होमगार्ड के जवान को चाटा मार दिया। दरअसल घंटाघर चौराहे पर एंटी मास्क यूनिट की टीम मास्क नहीं लगाने और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान एक होमगार्ड जवान ने स्कूटी पर सवार महिला और उसके बेटे को रोका। मास्क को लेकर जवान और महिला के बीच विवाद बढ़ गया। तभी महिला ने होमगार्ड जवान को चाटा जड़ दिया। महिला का आरोप है कि जवान ने उसके साथ अभद्रता की। हालांकि स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक घंटाघर पे एएमयू यूनिट द्वारा चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान एक युवक और उसके पीछे एक महिला बैठी थी। युवक ने गमछा बांध रखा था और ठीक से मास्क नहीं लगाया था, तो उसको रोका गया। तो रोकने पर महिला द्वारा जुर्माना की राशि के ऊपर लेकर विवाद किया और विवाद के दौरान होमगार्ड जो सैनिक वहाँ पे ड्यूटीरत थे उनके साथ में मारपीट करने का प्रयास किया और हुज्जत की गई उसके द्वारा। तो मुरैना से खबर मिल रही है। पुरानी बात को लेकर एक बार फिर से दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में गोली और लाठी डंडे भी चले। राहगीर को गोली लगी, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्लामपुरा की घटना है, जहां पुराने तनाव को लेकर विवाद हुआ और गोली चली, लाठी डंडे चले। सीसीटीवी फुटेज भी उसका सामने आया है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो राहगीर को गोली लगी है, घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। और राहतगढ़ की बात करेंगे, जहां चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार ड्राइवर घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सागर विदिशा रोड पर सेनपा तिराहे का मामला है। तो चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार ड्राइवर घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ड्राइवर को कुछ चोट आई है, घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगरमालवा के नलखेड़ा में कुछ गुमटियों में अचानक आग लग गई। देवी जी मार्ग पर सड़क किनारे रखी गुमटियों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट से हादसा हुआ है। बिजली के तारों में फॉल्ट से निकली चिंगारियों से पहले एक गुमटी में आग लगी। इसके बाद आग ने 3 और गुमटियों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। इस दौरान एक गुमटी में रखी गैस की टंकी भी फट गई। जब यह हादसा हुआ उस दौरान कई लोग मौके पर मौजूद थे। वहीं सूचना के करीब घंटे भर बाद ही फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। तब तक रहवासियों और पुलिस ने पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया। आगजनी में 2 गुमटियों में ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। भिंड से खबर मिल रही है। गैस सिलेंडर में आग लग गई। आरक्षक दीपक और सुभाष तोमर ने हिम्मत दिखाई। कड़ी मेहनत के बाद आरक्षक ने आग पर काबू पाया। एसपी मनोज सिंह ने इनाम देने की घोषणा की है। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां गैस सिलेंडर में आग लगी, लेकिन जान की परवाह किए बगैर आरक्षक दीपक और सुभाष तोमर ने हिम्मत दिखाई और आग पर काबू पाया। एसपी मनोज सिंह ने इनाम देने की भी घोषणा की है। तो आपको बता दें, दोनों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई थी। एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। शाजापुर में ये कहावत सच साबित हुई है। दरअसल ज्योतिनगर इलाके में 2 बच्चियां सड़क पर पैदल जा रही थीं, तभी तेज आंधी आई और 2000 लीटर पानी की टंकी को उखाड़ कर ले गई। पानी की टंकी रोड पर जा रही एक बच्ची के ऊपर से निकल गई। वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं किस तरह बच्ची ने सावधानी बरती। कुछ सेकंड की सावधानी से उसने अपनी जान बचा ली।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सावधानी से बच्ची ने अपनी जान बचा ली। तो पानी की टंकी रोड से जा रही एक बच्ची के ऊपर से जा गिरी, लेकिन बच्ची ने भी सावधानी बरती और अपनी जान बचा ली। दो बच्चियां सड़क पर पैदल जा रही थी। तेज आंधी आई और 2000 लीटर पानी की टंकी को उखाड़ कर ले गई और इस दौरान पानी की टंकी रोड पर जा रही एक बच्ची के ऊपर से निकल गई। हालांकि बच्ची की जान बच गई, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। देवास के औद्योगिक थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। मामला क्षिप्रा गांव का है, जहां टंकी पर चढ़ने के बाद व्यक्ति कूदकर आत्महत्या की धमकी देता रहा। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक का नाम बने सिंह है, जो घरेलू मामलों को लेकर तनाव में था और उसी के चलते उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं चल रहा था। शिप्रा में जो पानी की टंकी बनी हुई है, सरकारी पानी की टंकी, वहाँ सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो शायद वहाँ से कूद भी सकता है। जानकारी के बाद वहाँ पता चला कि जो व्यक्ति था वो थोड़ा मानसिक रूप से घर से प्रताड़ित था, कुछ मानसिक तनाव में था, जिसके चलते वो पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया था, जिसे हमारे दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा सही सलामत नीचे उतारा गया और फिर उसका मानसिक संतुलन जो खराब था उसके लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल भी करवाया गया था और उसके बाद उस व्यक्ति को सही सलामत उसके घर पर छोड़ा गया। कोरोना ने जहां अन्य चीजों पर प्रभाव डाला है, वहीं खेल जगत भी कोरोना से काफी प्रभावित हुआ है। कोरोना कर्फ्यू के कारण खिलाड़ियों घर में हैं, ऐसे में खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए कोच ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कारगर साबित नहीं हो रही है ये ऑनलाइन कोचिंग। इन तमाम चुनौतियों को लेकर मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी एकेडमी की कोच से बात की हमारे संवाददाता ने। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर खेल जगत पर अपना असर डाला है। खिलाड़ी खेल मैदान से दूर हो गए हैं, खेल मैदान सूने पड़े हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वुमेन हॉकी एकेडमी जो ग्वालियर में मौजूद है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ की जो कोच हैं उनसे कि किस तरीके से खिलाड़ियों पर असर पड़ा है और क्या उनका जो खेल प्रदर्शन है कितना प्रभावित होता है। मैम, कितना प्रभावित होता है खेल प्रदर्शन? सर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आउटडोर, एक तो हमारा गेम आउटडोर है, इंडोर नहीं है, लेकिन बच्चे हैं जिनके घर में शायद कईयों के जगह नहीं है और स्टार्टिंग में जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन थे उसकी वजह से वो ग्राउंड भी नहीं जा पा रहे थे। लास्ट ईयर ऑलरेडी हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था, 8-9 महीने बाद अकेडमी ऑन हुई थी, फिर अभी से फिर से है। तो इस बार ये था कि हम पहले से टूर्नामेंट खेल चुके थे, तो आने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन पर असर तो हो गई, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो शायद वो अपनी जो एक बेसिक फिटनेस है वो मेनटेन करके आएँ, पर उसके बाद भी स्टार्ट होने में एटलीस्ट उनको 1 से 2 महीने लगेंगे जब वो फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हॉकी। तो काफ़ी असर तो हो गई उनकी फिटनेस पे और सारी चीज़ों पे। कितना मिस करते हैं जो यहाँ के प्लेयर हैं वो अपने ग्राउंड को? एवरी डे जब भी मैं उनसे बात करती हूँ या उनसे वीडियो कॉल होती है मैं उन्हें दिखाती हूँ कि दिस इज़ पिच, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मैम बस जल्दी से हमें बुला लीजिए, जितने जल्दी होता है। सभी आना चाहते हैं, जो लोकल ग्वालियर के कम से कम 10 से 12 बच्चे हैं वो तो कहते हैं कि कब आ जाएं, हम आ जाएं सुबह एक टाइम करने के लिए, बट कुछ रूल रेगुलेशन है जिनकी वजह से हम उन्हें नहीं बुला सकते। उम्मीद है कि 31 मई के बाद ज़रूर ये जो खेल मैदान है वो फिर से जो खिलाड़ी हैं उनसे गुलजार होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो खेल मैदान है वो पूरी तरीके से शांत पड़े हुए हैं। जहां बच्चे जो हैं, जो प्लेयर जो होते हैं वो यहां प्रैक्टिस करते थे, उनकी चहल पहल यहां दिखाई देती थी, लेकिन अभी ये फिलहाल पूरी तरीके से बियाबान पड़े हुए हैं। न केवल वुमेन हॉकी एकेडमी, यहां पर अन्य खेलों के भी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, लेकिन उन्हें भी अब यहाँ नहीं आना पड़ रहा क्योंकि खेल मैदान पूरी तरीके से बंद है। कैमरामैन करणवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़ ग्वालियर। आइए अब आपको सिवनी के उस पहाड़ को दिखाते हैं जो कुछ दिन पहले तक बंजर हुआ करता था, लेकिन अब वहां चारों ओर
हरियाली नजर आ रही है। कुछ लोगों की कोशिश से पहाड़ पर 600 पेड़ लगाए गए हैं और अब वहां पार्क भी बन चुका है। आखिर कैसे ये संभव हुआ, दिखाते हैं आपको। ये कतार में लगे हुए पेड़, ये रंग बिरंगे घेरों में लगे हुए पौधे और ये पहाड़ी पर बना हुआ हरा भरा पार्क, ये कवायद है जीवन की, क्योंकि अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी और उसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। इस बात का एहसास हमें कोरोना काल ने कराया है। अनगिनत लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है, लेकिन अब लोग इस कमी को पूरा करने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिवनी के पिंडरई के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की और प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक बना दिया। हमने हमारे गांव में स्थित वीरान पड़ी पहाड़ी पर मनरेगा योजना से नीम के 625 पौधे रोपित किए हैं। नीम धाम में वृक्षारोपण से जहां लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ वीरान पड़ी पहाड़ी हरी भरी हो गई है। इन नीम के पौधों से ग्रामीण जनों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। वर्तमान समय में यहाँ का माहौल बहुत ही सुहाना हो गया है। इस प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक को बनाने में जनपद के अधिकारी, कर्मचारियों और गांव के सरपंच की सोच के साथ मनरेगा योजना इसे बनाने में वरदान साबित हुई, जिससे अब बंजर पहाड़ी पर 14 लाख रुपए खर्च कर बंजर और पथरीली पहाड़ी को 600 से ज्यादा पौधे लगाकर हरियाली ला दी है और इसे नीम धाम का नाम भी दे दिया गया है। अब इसे आयुर्वेद पार्क के रूप में डेवलप करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हमने ऐसा प्लान किया कि ग्राम पंचायत पिंडरई है बरगाड़ जनपद कि क्यों ना ऑक्सीजन देने वाले पौधों को प्रमोट किया जाए। 600 प्लांट में से मात्र 3 प्लांट मरे हैं, पूरे पौधे जीवित हैं और स्वस्थ हैं। आगे की प्लानिंग हमारी इसमें ऐसी है। अभी तो नीम धाम इसको नाम दिया है हमने। नीम धाम को हमने एक पार्क के रूप में तैयार किए हैं, जिसमें गांव के लोग अब घूमने आने लगे हैं। बच्चों के लिए मनोहारी पेंटिंग कराई गई है, जिनसे उनका मन आच्छादित हो रहा है। उसके साथ साथ नीम धाम से गांव की वायु के स्तर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है। आगामी समय में हम इस नीम धाम को और विकसित करने का प्रयास करेंगे। पिंडरई के लोगों का पर्यावरण के लिए यह प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। एक पहाड़ी पर 600 पौधे लगाना और बंजर भूमि को हरियाली से भर देना लोगों के लिए एक नजीर है। संदेश ये भी है कि अगर हमें अपने कल को बचाना है तो उसकी कोशिश आज से करनी होगी। विनोद यादव, बंसल न्यूज, सिवनी।